साथियों, कॉन्सेप्ट ऑफ की नॉलेज सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 की भाषा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ, जिसका मेनली अर्थ होता है कि हमारे जीवन से संबंधित अधिकार। जैसे इसकी लैंग्वेज में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी जाएगी और उसे केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है। अब हमें आज समझना है कि हमारे यहाँ दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड सेकंड होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से और विधि की उचित प्रक्रिया। ये दो कॉन्सेप्ट आज हमारे आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग क्लियर होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं कि हमने कौन सी व्यवस्था अपना रखी है। हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपना रखा है, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। इसका इजाद कहाँ हुआ है? इसका इजाद यूएसए में हुआ है और हमने ये प्रक्रिया कहां से ली है? हमने जापान से ली है। इन दोनों में विभेद समझेंगे और आर्टिकल 21 को समझेंगे। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार। अब ये जीवन का अधिकार क्या है? इसमें कहा गया कि नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। यानी हमारे संविधान के आर्टिकल 21 में ये बात लिखी गई है कि हम किस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का अर्थ है कि इसमें हम 3 टेस्ट देखेंगे। यानी इसमें कितने टेस्ट देखेंगे? अगर कोई लॉ है, अगर इन 3 केस को अगर फॉलो कर रहा है, 3 टेस्ट को फॉलो कर रहा है, तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो कर रहा है। यानी अगर किसी व्यक्ति को कैद करना है, किसी व्यक्ति के जीवन को छीनना है, तो इन 3 टेस्टों को पास करना होगा। इसके बाद ही स्टेट ऐसा कर सकता है। जिसमें हम देखते हैं पहला केस, इसमें कहा गया है कि कोई लॉ है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब एग्जिस्ट का अर्थ, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, तो अगर हमें यानी मुझे कोई पुलिस अगर अरेस्ट करती है किस बिहाफ पर कि मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती है। ओके, अब अरेस्ट करने के बाद वो मुझे कोर्ट में पेश करेगी। अब कोर्ट में पेश करने के बाद क्या होगा? जज मुझसे पूछेगा कि आपने गुनाह क्या किया है। एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस से पूछेगा कि इन्होंने गुनाह क्या किया। अब पुलिस बोलेगी कि यूट्यूब पर पढ़ा रहे थे, तो पुलिस से जज पूछेगा क्या हमारे लॉ में ये व्यवस्था की गई है कि यूट्यूब पर पढ़ाना क्राइम है? तो पुलिस बोलेगी नहीं सर, ये तो नहीं लिखा, तो मुझे क्या रिहा कर दिया जाएगा। यानी पहला टेस्ट क्या है? जिस लॉ के आधार पर, जिस भी विधि के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है, वो लॉ हमारे संविधान में, हमारी लॉ बुक में होना चाहिए। अब ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि किसी को यूट्यूब पर पढ़ाना गुनाह है, तो मुझे इस लॉ के अभाव में छोड़ दिया जाएगा। ये होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, एंड सेकंड इसका टेस्ट कहता है कि जो भी लॉ है वो वैलिड होना चाहिए। सेकंड टेस्ट क्या कहता है? कि लॉ वैलिड होना चाहिए। जैसे पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया, जज के सामने प्रस्तुत किया, पहली कंडीशन में था कि लॉ नहीं था, पर पुलिस क्या कहेगी? नहीं सर, हमने यूट्यूब पर पढ़ाने के माध्यम से इसे अरेस्ट नहीं किया है, हमने इसको इसलिए अरेस्ट किया कि ये आईटी एक्ट की धारा 2000 के अकॉर्डिंग, जिसमें धारा क्या 66A, सेक्शन 66A के अकॉर्डिंग इसका वायलेट कर रहा है, इसका उल्लंघन कर रहा है। अब इसमें क्या है? इसमें है कि हम इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसी सामग्री आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते जो हिंसा पैदा कर रही है या फिर फॉल्स न्यूज है। तो इस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो जज अब मेरा वकील क्या करेगा? मेरा वकील कहेगा कि हाँ ठीक है, लॉ तो वैलिड है क्योंकि ये लॉ है, लेकिन मेरा जज कहेगा कि सरिया सिंगल केस, जो सरिया सिंगल केस था उसमें क्या 2015 में इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)(a) जिसमें बोलने की आजादी, वाक एवं अभिव्यक्ति की, स्पीच राइट टू फ्रीडम, किसकी स्पीच की एंड एक्सप्रेशन की हमें दी गई है, किस अकॉर्डिंग? आर्टिकल 19(1)(a) के अकॉर्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A है वो हमें राइट टू स्पीच यानी फ्रीडम
राइट टू स्पीच फ्रीडम है वो हमें बाधित कर रही है, हमें बोलने की आजादी को बाधित कर रही है, तो इसलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, पुलिस ने मुझे इस धारा पर गिरफ्तार किया है कि मैं आईटी एक्ट 2000 की धारा को वायलेट कर रहा हूँ, लेकिन अब प्रेजेंट में ये क्या है, अस्तित्व में नहीं है। तो सेकंड टेस्ट कहता है कि जो भी लॉ है वो वैलिड होना चाहिए। ओके, इसी में हम एक केस और देखते हैं कि हमारे संविधान का आर्टिकल 246 जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें हमारी सूचियां दी गई है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्रीट लिस्ट, यानी हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों अपने अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाएंगे। जैसे अगर हम बात करें केंद्र की, केंद्र यूनियन लिस्ट और कंक्रीट लिस्ट पर लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट पर और कंक्रीट लिस्ट पर लॉ बना सकता है। कभी ऐसा होता है कि स्टेट के द्वारा यूनियन से संबंधित किसी भी विधि पर, किसी भी सूची पर लॉ बना दिया जाता है, तो वो क्या होगा, वैलिड लॉ नहीं होगा, उसके आधार पर हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड टेस्ट की। थर्ड टेस्ट में कहा गया है कि जो भी लॉ है उसमें प्रक्रिया का अच्छी तरीके से पालन किया जाना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं यूएपीए एक्ट की, जिसमें क्या होता है, यूएपीए एक्ट में होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर आतंकवादी गतिविधियों में पाया जाता है तो उसे डिटेन किया जा सकता है, उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो अगर पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति को यह व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, तो उसे क्या किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा। तो ये क्या है, हमारे आर्टिकल 22 में लिखा गया है कि निवारक निरोध से संबंधित कुछ संरक्षण है और उसके आधार पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी है। तो अगर इस अकॉर्डिंग, अगर लॉ के अकॉर्डिंग इसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो वो क्या होगा, वैलिड होगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, सिंपल सी बात कहें तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है कि जो हमारे लॉ, यानी हमारी पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बना दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर एग्जीक्यूटिव क्या होता है, पुलिस का पार्ट होती है, यानी हमारे एग्जीक्यूटिव क्या है, पुलिस है, अगर उसके अकॉर्डिंग पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है तो वैलिड होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, वो ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का पालन होगा। ओके, इसमें 3 केस आपने देख लिए भी। पहला ये होता है कि लॉ होना चाहिए, दूसरा लॉ की वैलिडिटी होनी चाहिए, यानी जो भी लॉ है वो प्रेजेंट में एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन ने इसे बनाया है उसके पास ये राइट होना चाहिए। तीसरा है कि जो भी लॉ है उसमें जो भी प्रक्रिया दी गई उसकी प्रक्रिया का फॉलो होना चाहिए, प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। ये होता है ड्यू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, इसमें हमने देख लिया श्रेया सिंगल केस क्या होता है। श्रेया सिंगल केस में कहा गया था कि आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये हमें बोलने की आजादी को और हमारे एक्सप्रेशन को बाधित कर रही है। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। इसलिए ओनली 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनली असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। इसलिए मैं आपको बता देता हूं फिर से कि यूट्यूब पर पढ़ाना जब तक कि क्या है कि अहिंसा से संबंधित या फिर कोई फेक न्यूज ना हो, वो क्या होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। और अब 2015 के बाद में इसे एक्ट को ही हटा दिया गया है, इस धारा को ही हटा दिया गया है। तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि किसी व्यक्ति को इस धारा पर गिरफ्तार कर लिया जाए। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं ये ओनली एग्जीक्यूटिव पर ही लागू होता है। जुडिशरी यानी किसको कंट्रोल करेगी, ओनली एग्जीक्यूटिव को, यानी पुलिस को ही कंट्रोल कर सकती है। किसको कंट्रोल नहीं करेगी, लेजिस्लेचर को कंट्रोल नहीं करेगी। इसका क्या अर्थ हुआ कि हमारी पार्लियामेंट कोई लॉ बना देती है, लॉ बनाने के बाद एग्जीक्यूटिव अगर उस प्रक्रिया का पालन फॉलो करती है तो वो क्या होगा, लागू होगा। यानी यहाँ पर लेजिस्लेचर पर यानी विधायिका पर कोई कंट्रोल नहीं है, किसका, कोर्ट का। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस अगर सही तरीके से प्रक्रिया का पालन नहीं करती है तो वो कोर्ट हमें उससे संरक्षण देगा। ओके, अब हम बात करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से लिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इजाद किया गया, जगह दी गई है। इसमें क्या होता है, 3 टेस्ट होते हैं, इसमें 4th टेस्ट भी शामिल किया गया है। अब 4th टेस्ट क्या है, 4th टेस्ट में बताया गया कि कोर्ट यानी हमारी जो जुडिशरी है, न्यायालय है, वो क्या करेगी, एक्सप्रेशन करेगी लॉ का। कैसे, यानी जो भी लॉ बनाया गया है वो क्या होना चाहिए, जस्ट या न्यायपूर्ण होना चाहिए। उसमें क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी दूसरी पार्टी को या फिर भेदभाव पैदा कर रहा है, या फिर मान के चलिए मेलाफाइड, अगर इसे हम हिंदी में कहें तो
अगर मोटा मोटी है कि तार्किक विभेद के आधार पर अगर कोई लॉ बनाया गया है तो वो रीजनेबल होगा। लेकिन अगर कोई लॉ ऐसा है जो जहां पर कोई अन्याय की बात की गई, अन्याय कर रहा है या फिर उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो यानी मोटा मोटी बात है कि यहाँ पर जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की मंशा को देखेगी। किसको देखेगी? मंशा को देखेगी कि जो भी लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, यानी काम किसका होता है लॉ बनाना? विधायिका का यानी लेजिस्लेचर का। वो उसकी मंशा सही है या नहीं है। जैसे हम बात करें कि हमारे भारत में क्या था कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया और एग्जीक्यूटिव उसका पालन नहीं कर रही है तो कोर्ट आएगा। लेजिस्लेचर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा कि विधायिका ने जो भी कानून बनाया वो सही है गलत है, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं। यहाँ पर ए के गोपालन केस 1950 में हुआ था। इसमें क्या था? ए के गोपालन को अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद ए के गोपालन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है, इस अरेस्ट से मेरा 91 डी बाधित हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि हमें अबाध रूप से संचरण करने की आजादी है, भारत में कहीं पर भी आ जा सकते हैं। अगर मुझे जेल में कर लिया गया है तो मेरा ये राइट्स क्या होगा? वॉयलेट होगा, बाधित हो जाएगा। सुप्रीम और इसे किस आधार पर? इसे आर्टिकल 22 के आधार पर, निवारक निरोध के आधार पर अरेस्ट किया गया है। जो प्रक्रिया क्या है हमारे लेजिस्लेचर में बताया गया कि इस आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे कारण बताना जरूरी नहीं है, उसे अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर क्या लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, विधायिका ने कानून बनाया और ए के गोपालन को अरेस्ट कर लिया गया और ये मामला चला गया कोर्ट में। और कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ आपको अरेस्ट किया गया, लेकिन किस आधार पर? लेजिस्लेचर के लॉ के आधार पर, जो क्या है वैलिड है। क्योंकि हम लेजिस्लेचर के खिलाफ जाकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। हमारा काम है संविधान में या लॉ में जो चीज लिख दी गई उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट देना। ओके, इसके बाद में एडीएम जबलपुर केस में भी ऐसा था कि मीसा के अकॉर्डिंग जिनको अरेस्ट किया गया उसको वैलिड पाया गया। ठीक है, इसके बाद में सबसे अगर हम बात करें लैंडमार्क जजमेंट की, वो है मेनका गांधी केस। अब मेनका गांधी केस में क्या कहा गया था? मेनका गांधी में मेनका गांधी जी का एक पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। पासपोर्ट जब्त करने के बाद मेनका गांधी ने कहा कि ये मेरे यानी पासपोर्ट से वो विदेश नहीं जा पाएंगे और इसमें पासपोर्ट अथॉरिटी ने मेनका गांधी को रीजन बताने से मना कर दिया कि किस आधार पर हमने ये पासपोर्ट जब्त किया है। ओके, तो ये मैटर चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो हमारा आर्टिकल 14, 19 और 21 है वो क्या है? गोल्डन ट्रायंगल है। ठीक है, और इसमें कहा गया कि कोई भी अथॉरिटी है, इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इजाद किया। कौन सा? नेचुरल जस्टिस का। अब ये नेचुरल जस्टिस क्या है वो मेनका गांधी जजमेंट को समझने पर हमें पता चलेगा। नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि इसमें 3 प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। 3 प्रिंसिपल क्या है? कोई भी अगर अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है या फिर कोई अथॉरिटी है यानी 2 पार्टी है उनके बीच में विवाद है, अगर कोई व्यक्ति जो डिस्प्यूट को सेटल कर रहा है तो उसका ये होगा कि वो उन दोनों पार्टियों को अधिकार होगा कि उन्हें सुना जाए। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी को सुन लिया, दूसरी पार्टी को सुनने का मौका नहीं दिया और एक पार्टी के आधार पर जजमेंट दे दी। ऐसा नहीं चलेगा। सीधी सी बात है कि दोनों पार्टी को सुनना जाएगा, दोनों पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार होगा। इसी के आधार पर ही किसी को क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। दूसरा है कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर पासपोर्ट अथॉरिटी ने किसी का पासपोर्ट जब्त किया है और वही जजमेंट दे रहा है तो ये अलाउ नहीं होगा। तीसरा जजमेंट क्या है कि जो भी निर्णय दिया जा रहा है वो किसी मेलाफाइड यानी किसी की दुर्भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। जो भी निर्णय दिया जाएगा वो तार्किक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तार्किक आधार पर ही निर्णय दिया जाएगा। इसकी जो मंशा है वो क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। मेनका गांधी में नेचुरल जस्टिस की बात की गई जिसमें 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति होगा उसे अपनी बात कहने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था अपने मामले में जज नहीं होगी। और तीसरा जो निर्णय दिया जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए जिससे क्या है कि वो सही निर्णय ना कर पाए। यानी कोई भी व्यक्ति एक पार्टी की तरफ ना झुका हो। उसमें क्या होना चाहिए? तटस्थता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग। मोटा मोटी बात यह है कि आज का हमारा आर्टिकल 21 था जिसमें हमें राइट टू लाइफ की बात की गई। राइट टू लाइफ जिसमें हमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा।
जिसमें हमें क्या है कि एक ही आधार पर हमारे जीवन को छीना जा सकता है, और वो क्या है, वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी इसमें ये कहा गया है कि विधि अगर सही है तो हमारे जीवन को छीना जा सकता है, अगर विधि सही नहीं है, अगर विधि का पालन सही तरीके से नहीं किया गया एग्जीक्यूटिव के द्वारा, तो ये हमारे कोई भी संस्था हमारे लॉ यानी हमारे लाइफ को नहीं छीन सकती। इसमें ये कहा गया था कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बना दिया और एग्जीक्यूटिव ने उसको पालन कर लिया तो वहां पर कोर्ट बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा, लेजिस्लेचर में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कहता है कि कोर्ट जांच करेगा कि लेजिस्लेचर की भावना कैसी है, लेजिस्लेचर की मंशा कैसी है। अगर यहाँ पर उसको ये लगता है कि लेजिस्लेचर की मंशा अगर सही नहीं है तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली घोषित किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मेनका गांधी का केस के बाद में हमारे कोर्ट को ये राइट्स मिल गया है कि वो तीनों टेस्ट करे, प्राकृतिक या नेचुरल जस्टिस के आधार पर कि जो कानून बनाया गया है उसमें दोनों पार्टियों को अपनी बात कहने का हक दिया गया है। दूसरा, अपने मामले में कोई जज नहीं होगा। तीसरा, जो भी कानून बनाया गया उसकी मंशा सही होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी एक पार्टी की तरफ झुककर निर्णय नहीं देना है कोर्ट को। ओके, कोर्ट या फिर लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाएगी वो तार्किक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा गया। आर्टिकल 14, 19 और 21। कैसे? 21 के आधार पर किसी व्यक्ति को अगर कैद किया जा रहा है तो वो 19 को वॉयलेट कर रहा है, क्योंकि 19 में हमें अबाध रूप से संचरण करने की आजादी दी गई। अगर 19 के आधार पर हमें बाधित कर दिया गया तो हमारा आर्टिकल 19 वॉयलेट हो जाएगा, और 19 वॉयलेट होने से यहाँ पे क्या होगा, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा रहा है, हमारे साथ क्या भेदभाव किया जा रहा है। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम आर्टिकल 14 के आधार पर कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि जज साहब हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो इसलिए हम इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, आर्टिकल 14, 19 और 21 को। अमेरिका में, यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। लेकिन अब प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो मेनका गांधी के बाद, नेचुरल जस्टिस आने के बाद हम किसको फॉलो कर रहे हैं? अमूमन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। ओके, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।